सबसे पहले जान ले कि ई श्रम पोर्टल यानी कि ई श्रम पोर्टल और ई श्रम कार्ड चालू करने का, ये लॉन्च करने का सरकार का क्या उद्देश्य है। देखिए, सरकार ने जो ई श्रम पोर्टल जो चालू किया है, ये ई श्रम पोर्टल चालू करने के यानी कि लॉन्च करने का सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, श्रमिक, कामगार जो कहें, उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस यानी कि नेशनल डेटाबेस तैयार करना। जी हाँ, ई श्रम पोर्टल को असंगठित कामगारों, श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है। सिंपल भाषा में कहे कि नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल को विकसित किया गया है, चालू किया गया है। आप ये सोच रहे हो कि नेशनल डेटाबेस श्रमिकों का, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का, कामगारों का सरकार डेटाबेस क्यों कलेक्ट कर रही है, डेटाबेस क्यों लिया जा रहा है, राष्ट्रीय डेटाबेस क्यों संग्रह किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि देखिए, सरकार कोई भी योजना, कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो सरकार बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, सोच विचार करने के बाद सरकार कोई योजना या कोई स्कीम लॉन्च करती है। तो सरकार के पास अगर डेटाबेस होगा, जो हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, कामगार जो है, उनका जो डेटाबेस सरकार के पास होगा, तो सरकार आने वाले भविष्य में उन कामगारों को, उन श्रमिकों को जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर से बेहतर योजना ला सकेगी। इस योजना बनाने में सरकार को मदद मिलता है। तो इसी उद्देश्य से जो है सरकार नेशनल डेटाबेस यानी कि राष्ट्रीय डेटाबेस मजदूरों का, कामगारों का, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसका डेटाबेस सरकार कलेक्ट कर रही है या उसका डेटाबेस सरकार संग्रह कर रही है ई श्रम पोर्टल के माध्यम से। अब देखिए, ई श्रम पोर्टल पर मैं गया, वहां पर जो डिटेल्स है उसको मैंने नोट डाउन किया और वो इस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो पोर्टल है और ई श्रम का पोर्टल है, सारा कुछ डिटेल्स मैंने नोट किया। तो वहां पर जो चीज सामने आई तो मैं आपको पढ़ के एक बार सुनाता हूँ। किसी तरह का मिसगाइड या किसी तरह का अफवाह पर ध्यान न दे। सबसे पहले बोला गया है क्लियरली, देखिए, ई श्रम पोर्टल को असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस यानी कि नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा बोला गया है जिसे आधार से जोड़ा गया है, माने इसको आधार से जोड़ा गया, आधार से लिंक कर दिया गया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल, प्रकार और परिवार का विवरण आदि होगा। ठीक है। इसमें क्या क्या, डेटाबेस में क्या क्या कलेक्ट किया जा रहा है, नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल यानी कि स्किल और पारिवारिक विवरण यानी फैमिली का डिटेल्स आदि होगा, ताकि उनको अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करने और सामाजिक सुरक्षा के लाभों का विस्तार करने में मदद मिल सके। श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। देखिए, ये जो है डेटाबेस, सबसे बड़ी बात है कि ये जो डेटाबेस है श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस यानी कि जो वर्कर्स हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनका राष्ट्रीय डेटाबेस, पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है जो तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि इस समय आप अगर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं तो कोई पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा या कोई पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये तय है कि सरकार ये डेटाबेस कलेक्ट कर रही है। सरकार आने वाले भविष्य में अगर कोई स्कीम लाती है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लिए, तो इसमें इस श्रम में जो लोग रजिस्टर्ड है उनको बेनिफिट मिलेगा। ये तय है और ये करेक्ट है कि सरकार आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में अगर कोई नई योजना लाती है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, तो उनको इसका लाभ मिलेगा अगर ये वो इस श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ये तय है। दूसरी बात यह है कि सरकार की वर्तमान में जो कुछ मुख्य आपके ये योजनाएं चल रही है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना कुछ चल रही है, तो उसको अगर सरकार चाहे तो इस ई श्रम के माध्यम से आने वाले भविष्य में उन योजनाओं का लाभ भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा। जैसी सरकार की वर्तमान में कुछ सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कुछ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, उनका नाम मैं बता रहा हूं। जैसे एक है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना, जिसमें 60 साल की आयु कंप्लीट करने पर 3,000 रुपए तक का आपको पेंशन दिया जाएगा। तो सरकार अगर आने वाले भविष्य में ई श्रम के माध्यम से अगर इसका ये करती है, ई श्रम के माध्यम से इस योजनाओं का लाभ अगर श्रमिक को देती है तो मिलेगा। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। अभी यही है कि इतना ही क्लियर है कि सरकार डेटाबेस कलेक्ट कर रही है। दूसरा एक बहुत ही प्रमुख योजना है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन।
ये भी है। नेशनल पेंशन स्कीम एक योजना है, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। एक और योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें साल के कुछ रुपए दे के बीमा प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी योजनाएं अगर ई श्रम के माध्यम से अगर आने वाले समय में सरकार अगर लागू करेगी तो इसका बेनिफिट आप सबको, जो मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको मिलेगा। तो फाइनली कंक्लूजन तो यही आता है, मैं कंक्लूजन बता के अब खत्म करूंगा कि अभी सरकार ई श्रम पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस श्रमिकों का कलेक्ट कर रही है और ये तय है कि आने वाले भविष्य में सरकार अगर श्रमिकों के लिए, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कोई योजना बनाती है तो उसका लाभ ये जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो श्रमिक लोग हैं उनको मिलेगा। और साथ में सरकार की वर्तमान में जो चल रही योजनाएं हैं, स्कीम है, अगर सरकार ई श्रम के माध्यम से उन सबको लागू करती है, इस यानी कि ई श्रम में जो रजिस्टर्ड है उन सबको योजनाओं से जोड़ा जाता है, तो उसका लाभ आने वाले भविष्य में मिलेगा। तो ये चीज तो तय है। अब जो क्राइटेरिया भी मैंने बताया कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है, अब पूरी क्राइटेरिया मैं बता देता हूं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए मिनिमम एज 16 साल, मैक्सिमम एज 59 साल, यानी कि 16 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 59 ईयर्स। इसके अलावा ई श्रम कार्ड बनाने के लिए श्रमिक श्रेणी के लोग ही इसको बना सकते हैं जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जिनका ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या ईएसआई है, वो ई श्रम कार्ड बनाने के योग्य नहीं है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो ये ई श्रम कार्ड बनाने के लिए योग्य नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, या जो ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा जिनका ईपीएफ ईएसआई कट रहा है या ईपीएफ ईएसआई कटा है, कहीं अगर जॉब करते थे, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। या जिनकी उम्र 16 साल से कम है वो भी एलिजिबल नहीं है। जिनकी उम्र 59 यानी 59 साल से ज्यादा है वो भी एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको सटीक जानकारी दे सकूं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।